नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी के कारण या किसी और समस्या के कारण, जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ते हैं वैसे वैसे सभी तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। तो ऐसे में आपका यही योगदान हो सकता है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं जो केवल धन के अभाव में या किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का जो फिलॉसफी का जो सिलेबस है, आपकी पोस्ट है जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके सिलेबस को हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये सिलेबस क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ अपना जो मेन मोटिव रहेगा या फिर मैं कहूँ कि अपनी मेन लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर नेट को जब मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो नेट के सिलेबस से ये सिलेबस कितना अलग है, और अगर मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या साथ ही साथ इस प्रिपरेशन को किया जा सकता है क्या। कई बार बच्चों के दिमाग में ये गफलत रहती है कि सर मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, अगर इसी के साथ दूसरे की हो जाती तो बहुत ही बेहतर होता, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो मैं क्या करूँ। ऐसे कुछ प्रश्न रहते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में, तो हम कोशिश करेंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने की। तो करते हैं। ये जो सिलेबस है आपका आरपीएससी का बेसिकली दो पेपर्स के रूप में डिवाइड है या दो भागों में विभाजित है। तो हम एक एक करके दोनों पेपर को देखने की चेष्टा करेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आसान करूं, तो मैं क्या समझ सकता हूं उससे। पेपर फर्स्ट है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे एनटीए नेट के सिलेबस की, तो वहां पर भी मैंने पहले भी कहा है आपको कि एनटीए नेट के सिलेबस को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि यूनिट संख्या 1, 3, 5, 7 इंडियन फिलॉसफी की है, 2, 4, 6, 8 वेस्टर्न फिलॉसफी की है। तो वहां पर भी पहली संख्या या पहला यूनिट जो है वो इंडियन फिलॉसफी का है, यहाँ पर भी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट जो है वो इंडियन फिलॉसफी का है। कंफ्यूजन यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स। अब हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैं क्या देखूंगा, क्यों देखूंगा। आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ सॉरी, तो ये जगत और इस जगत के बाहर की दुनिया, सिंपल। यहां पर इन दो की ही व्याख्या की जाएगी। जगत के अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका कि साहब तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, आत्मा क्या है, क्या कारण है इन चीजों का, मुक्ति किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे जो पंच तत्व जो हैं, हमारे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये क्या है, समय क्या है, स्पेस एंड टाइम जिसको आप कहते हैं, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं या क्या कहा गया है स्पेशली इंडियन फिलोसॉफी के अंदर। तो यहाँ पर हमेशा एक कुछ चीजों को जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रियलिटी, वैदिक एंड नॉन वैदिक। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो यथार्थ जिसे कहा गया है, वास्तविकता जिसे कहा गया है, जिसको मैं कहूं कि जहां पर भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसके बारे में हमें क्या कहा गया है कि सत्य क्या है, वो आपको समझाना है वैदिक दृष्टिकोण से भी और नॉन वैदिक दृष्टिकोण से भी। फिर आता है नित्य और अनित्य द्रव्य क्या है। तो नित्य और अनित्य द्रव्य की जो व्याख्या अगर आप देखेंगे तो वो स्पेशली जैसे कि जैन दर्शन में ज्यादा डिटेल्ड में की गई है। तो ये जैन दर्शन का टॉपिक हो गया। नेचर ऑफ आत्मा, यहाँ पर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। टॉपिक फर्स्ट में भी कंपैरेटिव होगी, टॉपिक थर्ड में भी कंपैरेटिव होगी कि साहब आत्मा के ऊपर नास्तिक दर्शन क्या कहता है, फिर आस्तिक क्या कहता है। जैसे चारवाक ने आत्मा को नहीं माना, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन बुद्ध ने वेदों के दृष्टिकोण से आत्मा को नहीं माना, अदरवाइज तो उन्होंने आत्मा को माना है। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है उसने आत्मा को स्वीकार किया है। लेकिन जब मैं बात करूंगा हमारे आस्तिक दार्शनिकों की, तो वहां पर 6 दर्शनों का भी आपको तुलनात्मक चार्ट बनाना होगा। थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कार्य कारण के जो सिद्धांत हैं भारतीय दर्शन के अंदर, मुख्य रूप से देखा जाता है कि दो ही तरह के कार्य कारण के सिद्धांत देखे जाते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। एक जो है वो सांख्य और योग दर्शन प्रधान है, एक जो है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन प्रधान है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती, बौद्ध दर्शन भी आता है। प्रतीत्य समुत्पाद,
कहानी यहां भी खत्म नहीं हो जाती। एक और दर्शन आता है मीमांसा दर्शन, जो कहता है शक्तिवाद। तो मुख्य रूप से 4 तरह की कॉजेशन थ्योरी पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में चलती है। कंपेरेटिव टॉपिक है, कंपेरेटिव ही पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, मुक्ति के ऊपर आपका क्या विचार है? तो मुक्ति इन द सेंस, 4 बार कहता है कि मुक्ति जैसा बेसिकली तो कुछ नहीं होता है। जैन और बुद्ध ने उसकी व्याख्या कुछ अलग दृष्टिकोण से करी है कि बंधनों को मैं हटा दूं तो वही मुक्ति है। वैदिक में चला जाऊं, अगर वेदों के पास चला जाऊं या आस्तिकों के पास चला जाऊं, तो वो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति ही मुक्ति है। यहां भी कंपेरेटिव स्टडी है। कंसेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के ऊपर आपको नास्तिकों के भी दृष्टिकोण ध्यान रखने होंगे कि उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। किस दृष्टिकोण से नहीं माना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में, जो नास्तिक हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं माना या माना, ये एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है। बेसिकली नास्तिक शब्द का मतलब है कि जो वेदों को नहीं मानता, वेदों के ईश्वर को नहीं मानता, वेदों की सारी परिभाषाओं को नहीं मानता, वेदों की सत्ताओं को नहीं मानता, वेदों की परिभाषाओं के साथ साथ वेदों के सारे तत्वों को जो स्वीकार नहीं करता, मतलब जो वेदों के अनुसार नहीं चलता, वो नास्तिक है। तो यहां अगर मैं कहूं कि चारवाक ने या जैन ने या बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। मैं ये कह सकता हूं जैन दर्शन ने, बुद्ध दर्शन ने वेदों के अनुसार व्याख्यायित ईश्वर को नहीं माना कि साहब वेदों ने जिस ईश्वर की व्याख्या कही है वैसी व्याख्या जैन दर्शन और बुद्ध दर्शन ने स्वीकार नहीं की। उनका कंसेप्ट अलग है, उनकी थ्योरम अलग है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका आकाश, दिक् और काल, स्पेस और टाइम और आकाश। इसकी सबसे अच्छी व्याख्या अगर आपको ढूंढनी है, जैन दर्शन देख लीजिएगा, इनको भी आपको यहां पर इसके लगभग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं तो ये कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। यहां पर आप इंडिविजुअल इसको तैयारी नहीं कर सकते हैं। पूरे के पूरे 9 दर्शन अपने साथ में रख लीजिएगा, उसके बाद ही इसकी तैयारी कीजिएगा। करने का तरीका, एक टॉपिक डालिए, एक चार्ट बनाइए, एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम इस तरीके का आपका डायग्राम होगा, वहां पर आप फिलोसफर ए, फिलोसफी बी, फिलोसफी सी, फिलोसफी डी। टॉपिक है मान लीजिए आपका आत्मा, एक कहता है आत्मा नहीं है, एक कहता है आत्मा नित्य नहीं है, एक कहता है कि आत्मा है, एक कहता है आत्मा सत्य है। इस तरीके से आप डायग्राम बनाते चलिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कंफर्म है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है सेकंड पार्ट। अभी तक हमने मेटाफिजिक्स देखा, अब हम एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा देखते हैं। ज्ञान मीमांसा मतलब यहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम, ज्ञान की प्राप्ति का साधन और ज्ञान के प्रकार, यही चीजें आती है आपकी ज्ञान मीमांसा के अंदर। तो आप देखेंगे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ प्रमा एंड कॉग्निशन। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, न्याय दर्शन पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेचर ऑफ नॉलेज, न्याय दर्शन देख लीजिएगा, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप ऑफ प्रमाण, 6 तरह के प्रमाण आपके इन पूरे भारतीय दर्शन में माने गए हैं मुख्य रूप से। बेसिकली तो आपके 3 ही होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसके बाद जो है वो सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कुल मिलाकर 6 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, ओवरऑल 6 हैं, तो 6 के 6 आपको पढ़ने हैं। प्रमाण्यवाद, अभिप्रायवाद, मीमांसा दर्शन पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थ्योरी ऑफ एरर, ख्यातिवाद जिसको आप कहते हैं, यहां पर भी सेम एज न्याय मीमांसा पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और अर्थ का तात्पर्य क्या है, या फिर अर्थ आपत्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, तो ये आपका सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा नहीं जाना है इसमें आपको। न्याय, मीमांसा और इनसे आपकी पूरी की पूरी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इंडियन लॉजिक्स की जब मैं बात करता हूं, नेचर एंड टाइप ऑफ इन्फ्रेंस इन ओल्ड न्याय एंड नव्य न्याय, नेचर एंड टाइप ऑफ इन्फ्रेंस इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, व्याप्ति और टाइप्स ऑफ हेत्वाभास एंड फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, इसको हम कहते हैं। पूरा का पूरा न्याय दर्शन पर आधारित है, न्याय दर्शन पर आधारित है। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म मीन्स 4 फिलोसफर हैं आपके पास, न्याय, बुद्ध, जैनिज्म, सॉरी 4 भी कहाँ है, 3 ही मान लीजिए आप, तो 3 ही फिलोसफर हैं जहां से पूरा आपका इंडियन लॉजिक हो रहा है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नेट में ये आता है। इंडियन एथिक्स आंख बंद करके पूरा का पूरा नेट का सिलेबस देख लीजिएगा, सबसे इजी यूनिट है नेट के अंदर भी, और कंप्लीट नेट के हिसाब से ये कवर आपकी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर जो वहां से यहां पर अलग हो, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट संख्या 5, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है बेसिकली।
लेकिन अगर आप सिलेबस को देखकर आएंगे तो आप पाएंगे कि सिलेबस ऑलमोस्ट यहां पर 99% सेम है एनटीए नेट का और कंटेम्प्रेरी इंडियन थिंकर आरपीएससी का। तो यहां पर भी आपको ज्यादा उठापटक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एनटीए नेट वाले सारे थिंकर्स पढ़ लेंगे, भाई वहां पर ज्यादा से ज्यादा उपाध्याय जी एक एक्स्ट्रा हैं जो यहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना सा एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये भी आपका एनटीए नेट का सिलेबस है। जिसके पास नेट के नोट्स रखे हुए हैं उनका काम हो जाएगा इस यूनिट में, उसको ज्यादा उठापटक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट्स इन इंडियन फिलॉसफी। कंपैरेटिव टॉपिक आ गया, फिर से ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइएगा, टॉपिक डालिएगा, आपको इसके कंटेंट मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं तो आपको अगर आप देखेंगे विकिपीडिया पर भी इसके कंटेंट आपको मिल सकते हैं। ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म के अंदर वेदांत की ही चर्चा की जाएगी, वेदांत का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। एक शंकराचार्य होंगे, शंकराचार्य ब्रह्म के बारे में चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद अन्य दार्शनिक उसके ऊपर टीका टिप्पणियां करते रहेंगे। ऐसी कंसेप्ट माया का होगा। ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके वेदांत दर्शन से हम निकाल सकते हैं। अनेकांतवाद फिर से आप वही जैन दर्शन से आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको केवल टॉपिक उठाइए, टॉपिक को आप अपने इंटरनेट पर डालेंगे, वहां पर विकिपीडिया खुलेगा, उसको पढ़कर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। और भी बेहतरीन तरीका बताता हूं, कुछ नहीं करना है, नेट के एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर्स के लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लीजिए, यहां से आपके लगभग सारे के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता इसमें भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं पेपर संख्या 2 की तरफ। ये इंडियन फिलॉसफी का सेक्शन था, अब हम चलेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के सेक्शन की तरफ। सेम एज इंडियन फिलॉसफी में जैसे मैंने देखा कि शुरुआत की जो 2 यूनिट थी वो कंपैरेटिव थी, उसके बाद सारी यूनिट जो है नेट की तरह थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर मैं नेट की तैयारी कर रहा हूं तो ये भी तैयारी मेरी आसानी से हो जाती है। क्या मैं वापस से इसमें भी देख सकता हूं? वो चीज देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यूनिट संख्या 7 कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स हैं, इसको इन्होंने बेसिकली मिक्सअप किया हुआ है। देखिएगा, बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंट एथिक्स, ह्यूमन राइट एंड सोशल डिस्पैरिटीज, साइबर एथिक्स, ये आपका यूनिट संख्या 10 एनटी नेट में आता है। फेमिनिज्म, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन, 100% क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, नेट के अंदर ये टॉपिक भी आपके दिया हुआ है। फिलॉसफी ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंटिफिक थॉट्स, इसमें साइंटिफिक मेथड क्या होता है, रियलिज्म एंड हॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद ये सारे कंसेप्ट आपको ओवरऑल अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर, तो ओवरऑल मोटा मोटी आपको क्वेश्चन या सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहां पर जब आप बात करते हैं यूनिट संख्या 10 अप्लाइड फिलॉसफी, तो ये टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो यहां पर भी ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वेस्टर्न एडवांस लॉजिक्स कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा नेट का सिलेबस है। तो नेट की जो तैयारी कर रहा है वो यहां से सब चीजें निकाल सकता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर लॉजिक से क्वेश्चन आसान आते हैं, पहले ही कह देता हूं। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न लॉजिक्स एक और है आपका। वेस्टर्न लॉजिक्स ये थोड़ा इजी वाला है, वो थोड़ा सा एडवांस इन्होंने बना दिया है। क्वेश्चन आपके मिक्सअप में आते हैं और इस पार्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेट का है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें भी। यूनिट संख्या 4 वेस्टर्न एथिक्स। वेस्टर्न एथिक्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सेम ही है जो आपका नेट में दिया हुआ है, वो ऑलमोस्ट 99% सेम है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। वेस्टर्न एथिक्स के आप नेट के नोट्स निकाल लीजिए, नेट से निकाल लीजिए या जहां से आप पढ़ते हैं वहां से ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेट के रिगार्डिंग कुछ बुक्स अगर आपके पास है तो वहां से वेस्टर्न एथिक्स पढ़ लीजिए, आपका काम वहां से भी हो जाएगा। ऊपर बढ़ते हैं यूनिट संख्या 3 की तरफ। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, स्केप्टिसिज्म क्या है, एग्नोटिसिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ ट्रूथ क्या है, प्रायोरी नॉलेज किसे कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ साइंटिफिक एक्सपीरियंस क्या है, थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इन लोगों ने पूरे सिलेबस के अंदर एक व्यक्ति को हीरो बनाया हुआ है जिसका नाम है विटगेनस्टीन। और अगर मैं कहूं दूसरा तो लाइबनिज। और अगर मैं आगे चलूं लॉक। ठीक है, यहां से आपके लगभग सारी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 3-4 फिलोसफर को पढ़ने से आपके काम हो जाएंगे। इन 3-4 फिलोसफर्स को पढ़िए, नेट के प्रीवियस ईयर के इन फिलोसफर्स के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वेस्टर्न फिलॉसफी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम की जब मैं बात करता हूं, बीइंग एंड बिकमिंग, कंसेप्ट ऑफ गॉड, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, फेनोमेना एंड न्यूमोना,
प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कॉजेशन क्या है, मैटर, माइंड एंड सेल्फ किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ नहीं है। इसका भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, गूगल पर जाइए और एक एक टॉपिक को उठाकर गूगल पर डाल दीजिए। विकिपीडिया में छोटे छोटे आपके कुछ इंट्रोडक्शन आएंगे इनके, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, अंग्रेजी आपकी थोड़ी अच्छी है, तो आप अगर गूगल पे ये टॉपिक डालेंगे तो गूगल पे 2-3 वेबसाइट्स आती है। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है। एक plato.com या प्लेटो कुछ करके एक वेबसाइट आती है, वो भी शायद आई थिंक कैलिफोर्निया या स्टैनफोर्ड किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर भी कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स हैं आपके, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 माध्यम है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने डाला फेनोमेना क्या होता है, न्यूमेनिया क्या होता है, डालते के साथ ही वो आपको बता देगा कि साहब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आरपीएससी में क्वेश्चन घूमता नहीं है, वहां सीधा पूछा जाएगा फिनोमेना किसे कहा जाता है, सिंपल। तो वहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट में आ जाते हैं फिर से, मॉनिज्म, ड्यूअलिज्म, प्लूरिज्म, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी में था, यहाँ पर भी वैसा ही है, हल्का सा इन्होंने कंपेयर किया हुआ है और कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे तो आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। ये का ये सिलेबस आपकी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चलता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये एज इट इज टॉपिक्स दिए हुए हैं और एज इट इज इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिहार की या तो बिहार बोर्ड की आपको किताब डाउनलोड कर लीजिएगा, या बिहार बोर्ड की कोई किताब मंगवा लीजिएगा, या बीपीएससी का कोई किताब या नोट्स आपको मिल जाए तो वो पढ़ लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके आरपीएससी की, तो कुछ चीजें या कुछ बातें आपके पास होनी चाहिए। पहला, जो नेट का सिलेबस है उसको आप थोड़ा सा फिल्टर कर लीजिए कि भैया ये किताबें आरपीएससी के लिए या ये नोट्स आरपीएससी के लिए और बाकी सारे नोट्स नेट के लिए। दूसरा, थोड़ा सा गूगल करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा नेट पर ढूंढना शुरू कीजिए, डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए। अगर आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर है तो ये गलत है, आपकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है तो ये गलत है। आपकी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर होनी चाहिए। टॉपिक देखा, जैसे मान लीजिए आपने मेटलिज्म ढूंढा, तुरंत गूगल पर डाल दिया मेटलिज्म क्या होता है। मुझे नहीं पता मान लीजिए मेटलिज्म क्या होता है, तो गूगल ट्रांसलेट को डालिए, गूगल ट्रांसलेट पे डाल के पूछिए मेटलिज्म फिलॉसफी मीनिंग इन हिंदी, वो बता देगा कि इसका मतलब क्या होता है। उस मतलब को फिर गूगल पर हिंदी में करके डालिए तो गूगल आपको हिंदी में निकाल देगा नोट सारे, कोई समस्या नहीं है। गूगल आपका टीचर है, गूगल का उपयोग करना सीखिए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। फिर से कह रहा हूं, नेट के नोट्स निकालना शुरू कीजिए और गूगल पर सर्च करना शुरू कीजिए। सिलेबस टफ नहीं है, क्वेश्चंस सीधे आते हैं, वैकेंसी अच्छी रहती है, बच्चे कम बैठते हैं। तो जो बच्चा सीरियस है उसका काम यहाँ पर हो सकता है, उसका नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो ठीक है।